हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ 2013 का एसएसटी पेडागोजी सेकंड पेपर की। और जैसे कि हमारा चल भी रहा था 2024 से 2013 तक, जो कि मैंने आपको सीडीपी करा दिया है और आज आपकी एसएसटी कंप्लीट हो गई है। सो क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले जिसके शासनकाल में हुआ है वो है अलाउद्दीन खिलजी। उसने मसाहत पद्धति के आधार पर ही लगान की दर तय करी थी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है। उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन या सभी। आदर्श जो पाठ योजना लेसन प्लान होता है उसकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, उदाहरणों का उचित प्रयोग हो और व्यक्तिगत रूप से उसे विद्यार्थी को समझाया जाए। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी यहाँ पर इसकी क्या है, विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल। ऑप्शन सी, उत्तराखंड का है ना राजकीय खेल भी क्या है, फुटबॉल है। 2011 में से डिक्लेयर किया गया। आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में निर्धारित फीस देकर सूचना प्राप्त कर सकता है। 6(1) धारा 6 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन से निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों को रोजगार देने की बात नहीं हुई है, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा और डोनेशन पर प्रतिबंध, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना जैसे प्रावधान समाहित है, लेकिन रोजगार की गारंटी की बात नहीं की गई है। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। ये होता है भारत का महान्यायवादी। इन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वह सरकार का मुख्य अधिकारी क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है। ये प्रतिभाग कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है। आप खुद देखिए, अगर आपने PYQ अटेंड किया है, मेरा पिछला अभी SST के जो बाकी 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 21 का, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर 2-3 बार ये आ चुका है। और मैंने हर बार ये बोला है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो अभी तक सिर्फ एक ही बार हुआ है और ये हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। बस 1 टाइम हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस यानी कि वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार ये भी आ चुका है अलग अलग PYQ के अंदर। ज़रूर इसलिए देखना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में 1973 है ना, निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा करता है। इसमें 350 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से रिलेटेड है।
यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में 356 के तहत, और ये राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लगती है, और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक भी बार इनकी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? सो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ऑप्शन सी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु की शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा? रटने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? जब विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणा की कॉन्सेप्ट समझ विकसित हो जाएगा, अगर उसके माइंड में कॉन्सेप्ट को समझा दें, उसका जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी समझ को डेवलप किया जाए तो बालक रटने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाएगी, है ना। बालक में चेंज परिलक्षित नहीं होगा, बल्कि वह उसके नैतिक गुणों का विकास, स्वतंत्र रूप से सोचेगा, क्रिटिसिज्म क्षमता का विकास होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है? तो ये 2001 में चलाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शंस बी। उत्तराखंड मत लगा देना। वह देश जहाँ पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है, वो देश कौन सा है जहाँ की जनसंख्या 100% नगरों यानी कि शहरों में निवास करती है, सिटी में? तो वो है कौन सा? ऑप्शन डी सिंगापुर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कहाँ पर? और ऐसी कंडीशन आती 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण या सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो एज ए सोशल साइंस के टीचर होने के नाते मेरा जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य होगा इन सभी का चीज़ों को करना, है ना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें मोटिवेट करने के लिए सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे? बिल्कुल नहीं। अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण नहीं, समाज की बुराइयों को कम करने और अच्छाई को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्र को देना चाहिए, क्या देना चाहिए छात्रों को? सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नई सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन का ज्ञान, या संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। सो ऑप्शंस डी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ये वाला प्रायद्वीपीय भाग, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस में है? ऑप्शन सी में है। उपाधियों का अंत इसमें किया गया है, ठीक है। और अवसर की समानता यहाँ पर है ना, और सबको एक समान क्या देना? संरक्षण और सहायता प्रदान करना। 14 में समानता। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो संसद में प्रश्नकाल के समय जो है, संसदीय कार्रवाई की बैठक के पहले घंटे के समय को प्रश्नकाल कहते हैं। और इस समय मंत्रियों से अतारांकित और तारांकित दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक और अतारांकित प्रश्न लिखित प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया था? तो इसने कराया था इस्तमरारी या जमींदारी या इसी को ही
परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ऑप्शन डी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी, इसी को जमींदारी व्यवस्था और इसी को स्थायी व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा। अब भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का टाइम जोन जो है, टाइमलाइन जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर है लंदन, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है ना। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। इसलिए भारत के शाम के 8:30 बजे हैं तो इंग्लैंड में माइनस कर दो 5.5 है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? 3 बज रहा होगा। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? शाम के 3 बज रहे होंगे। ऑप्शंस ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है। तो नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से? त्रिऋषि सरोवर के रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन सी। इसे अत्रि, पुलस्य, पुलाहा ऋषियों की झील भी कहा जाता है। उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह, वियोग, व्याकुलता में गाया जाता है, तो ये कौन सा होता है? ऑप्शन सी झुमेलो होता है। कौन होता है? झुमेलो होता है। इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप और सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 116। निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है ना। तो आसियान में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया नहीं आता है। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ध्यान रखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि कई बार पूछी जाती है, 6 लेन की सड़कों का विकास इसमें होता है, तो क्या हो जाएगी? ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट है जो कि 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है ये प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं। प्रोजेक्ट कार्य के अंग क्या होते हैं? प्रोजेक्ट कार्य का पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्थल का चिन्हीकरण करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्थल का चिन्हीकरण करेंगे। 4th ऑप्शन सी यहाँ पर जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा चरण में स्थल का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। 3rd स्टेप में उसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे, जानकारी का संकलन करेंगे। देन उसके बाद आपका चौथा और अंतिम चरण है रिपोर्ट लेखन का काम। बहुत ही महत्वपूर्ण। छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का निर्माण करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य करना। ऑप्शंस सी यहाँ पर सही होगा। गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? तो ये है यूनानी। ऑप्शन से यहाँ पर डी होगा। कुषाण शासकों के समय विकसित हुई है और इस कला की विषय वस्तु भारतीय तथा रूपांकन यूनानी पद्धति पर बेस्ड है, आधारित है। नेक्स्ट आता है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किए? खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ये हैं आपके किन के? 122 का क्या हो जाएगा? सी, चंदेल वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इनके निर्माण में जो है यशोवर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, शमसी वंश इसने गठित किया, शासनकाल 1210 से 1236, गुलाम वंश से इसका संबंध है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कई बार पूछा है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है मुंडकोप उपनिषद से। नेक्स्ट आता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज 1873 में इसको इस्टेब्लिश किया था और ज्योतिबा फुले ने, और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी करी। निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है।
बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो अपनी उत्पत्ति स्थान के साथ साथ अन्य देशों में भी काम करती है। टाटा मोटर्स, रेनबेक्सी, एशियन पेटेंट्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन ऑप्शंस डी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। ISI चिन्ह संबंधित है किस, ISI चिन्ह, ISI जो होता है ना, वस्तुओं की गुणवत्ता क्वालिटी से रिलेटेड होता है। इसका चिन्ह लगने से वस्तु की हाई क्वालिटी का प्रमाण मिलता है। ऑप्शंस ए। विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ब्राज़ील, सेकंड नंबर भारत, जबकि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत ही। ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? 1893 में अमेरिका के शिकागो। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? O3 जो है ना, ओजोन परत का काम क्या होता है? सूर्य से भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकना, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को थामना। नेक्स्ट आता है लोथल डैश था। लोथल क्या था? गुजरात की भोगवा नदी के तट पर लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर, व्यापारिक केंद्र। यहाँ स्थित गोदीवाड़ा में देश विदेश से जहाज आकर रुकते थे। ऑप्शन सी। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है। वराह मिहिर आपको कराया हुआ है और ये गणित ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ था। इसकी रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट आता है निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? बताइएगा वो कौन सा शहर है? इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है। इस्तांबुल एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में। बर्लिन, रोम और प्राग यूरोप में स्थित राजधानी नगर है। वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? 134 असमी। कौन सी है? असमी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस हो जाएगा सी यहाँ पर, और 10 की वृद्धि दर 19.15, जनघनत्व 189, स्त्री पुरुष का अनुपात कमेंट करो जल्दी से। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? गोवा की। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी कोंकणी और मराठी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्यप्रणाली का विवेचन किया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए गए। निम्न में से कौन सा सुझाव योजना प्रपत्र में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रपत्र में माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगम है ना का कितना प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति दी थी? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में, और इस आयोग ने आयकर के शुद्ध आगम का 55% संघ राज्यों को दिए जाने की घोषणा करी। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट आता है विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता आदर का, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आपका वैसे सूर्य की मूर्ति समभंग मुद्रा में खड़ी है, वो है द्वाराहाट अल्मोड़ा। भारत की मानक समय यामोत्तर रेखा है भारत का, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बताया था ना। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही हो, जो इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर से होकर के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? तो चाइना में से सांगपो कहते हैं,
है ना। जब अरुणाचल में एंट्री लेती है तो इसको दिहांग कहते हैं और असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है किस पर? सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? ये नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। और 1875 में आर्य समाज को गठित किया। वेदों को भारतीय संस्कृति का मूल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी का कार्य क्या था? मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक एक अधिकारी होता था जिसका कार्य वेतन संबंधी मामलों को देखना होता था। खानवा का युद्ध, पानी पिया पानीपत का युद्ध हुआ, खाना खाया खानवा का युद्ध हुआ, चाय पी चंदेरी का युद्ध हुआ, घर गया घाघरा का युद्ध हुआ, 1526, 1527, 1528, 1529। 1530 में मर जाता है और वो कौन था यहाँ पर? बाबर था। सो 147 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बाबर और राणा सांगा। बाबर जीता है, 1527 में हुआ, राणा सांगा हारता है और चारों बैटल बाबर ही जीता है। इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर क्या रखा था? तो इंपीरियल बैंक का ना जब राष्ट्रीयकरण हुआ है 1955 में, उसके बाद इसका नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नाम से, जैसे आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 149, उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सा आवासीय विद्यालय है जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका आता है एकलव्य आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो शकों को पराजित करने के बाद सकारी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी, है ना। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के रजत मुद्राओं का प्रचलन भी कराया था। तो अब आपका SST पेडागोजी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको जो कराऊंगी मैं, वो कराऊंगी 2024 से लेकर के 13 तक के हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके PYQ आ रखा है, फिर इंग्लिश के कराया जाएगा। ये जब दोनों हो जाएंगे मतलब आपका पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा PYQ सेट ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।